कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में आओ बैठे दो घड़ी। कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो, बात जब ये चल पड़ी, गुलमोहर की छाँव में। गूंथ कर सपनों के मोती, खूबसूरत बने लड़ी, दोस्ती के पक्के धागों से कस कर बांधे दिल की कड़ी। नमस्कार मित्रों, मैं मधु शर्मा न्यूयॉर्क अमेरिका से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ गुलमोहर के इस नई श्रृंखला में। 15 अक्टूबर 2022 को अभी हमने अपने पिता श्री हरप्रसाद शास्त्री जी का 99वां जन्मदिन मनाया है और इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं पूरा साल भर के लिए एकल काव्य की श्रृंखला। इस श्रृंखला में हम न केवल कवियों की आमंत्रित कवियों की रचनाएं सुनेंगे, उनके साथ बातचीत भी करेंगे, उनको जानेंगे भी। तो हमारा यह एकल की श्रृंखला हर बुधवार को इसी समय पे 7:30 बजे भारतीय समय अनुसार हर बुधवार को होगी और इसमें हम किसी न किसी विशिष्ट अतिथि को आमंत्रित करेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन साहित्य की सेवा, हिंदी की सेवा और जन सेवा को समर्पित किया। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं करना चाहती हूँ अपने पिताजी की एक छोटी सी कविता के साथ। और ये कविता उनकी जो एकमात्र कविता संग्रह उनका है अंतराल, इसकी सबसे पहली कविता है और ये नववर्ष की कविता है। तो हमारे लिए यही नववर्ष है। तो आइए सुनिए श्री हरप्रसाद शास्त्री जी की एक छोटी सी कविता। यह धड़कता दिल अभी भूला नहीं, यह धड़कता दिल अभी भूला नहीं, बीते समय की बात को, खोए हुए विश्वास को। यह धड़कता दिल अभी भूला नहीं, बीते समय की बात को, खोए हुए विश्वास को। रूठ जाता मीत मन का इस तरह, जैसे कि कुछ था ही नहीं मधुमास को, जैसे कि था ही नहीं मधुमास को। फिर भी नया तो है नया ही, फिर भी नया तो है नया ही, स्वागत करो मन से में भरे उल्लास से। जो पुराना है तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं, जो तुम्हारा है तुम्हारे काम का कुछ भी नहीं। छोड़ दो उसको नए की आस में, छोड़ दो उसको नए की आस में। हो नया विश्वास, हो नया विश्वास आशा का सजग, हो नया विश्वास आशा का सजग। सरल सुखदाई बने जीवन डगर, नववर्ष की बेला तुम्हें उल्लास दे। स्नेह धारा से जले दीपक प्रखर, स्नेह धारा से जले दीपक प्रखर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ उनका तो सृजन ही कुछ अलग था। कितने लोगों ने उनसे प्रेरणा ली है, कितने लोगों ने लिखना सीखा है, पढ़ना सीखा है।
जो उन्होंने सिखाया है वो अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। तो आज हमारे साथ हमारे गुलमोहर की छाव में हमारे गुलमोहर के पहले गुल हैं नागपुर के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री जयप्रकाश मुंशीराम जी। और मैं बहुत हृदय तल से उनका स्वागत करना चाहूंगी आज गुलमोहर के पटल पर। और बहुत बहुत स्वागत है आपका जयप्रकाश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आज मैं आपका परिचय नहीं दूंगी, आपसे ही मैं आपका परिचय पूछूंगी। तो जयप्रकाश जी आप नागपुर में रहते हैं और नागपुर से मेरा एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। मैंने जीवन के अपने 8 बहुत ही खूबसूरत साल नागपुर में बिताए हैं, तो बहुत सारी गहरी यादें मेरी जुड़ी हैं नागपुर से। तो आप मुझे सबसे पहले नागपुर के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं बहुत आज अभिभूत हूँ कि आज आपका सानिध्य मुझे मिल रहा है और आपके संचालन में मैं इस आयोजन में आज आपने मेरे को रखा है। नागपुर शहर आपको मालूम है संस्कार धानी जबलपुर को बोलते हैं, पर नागपुर भी उसी तरह से है। विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन नागपुर में है और नागपुर के साहित्य जगत से मैं अच्छी तरह जुड़ा हुआ हूँ। नागपुर इस समय बहुत दूर तक फैल चुका है और मेट्रो और फ्लाईओवर्स इतने ज्यादा बन चुके हैं और नागपुर एक बहुत बढ़िया एजुकेशन हब है इस समय, बहुत सुंदर हर उसके लिए, हर क्षेत्र के लिए, इंजीनियरिंग हो या दूसरी कोई वो हो, सभी के लिए नागपुर बहुत अच्छा वो है। शिक्षा का एक बहुत बड़ा बढ़िया क्षेत्र है। और तुकडोजी, राष्ट्रसंघ तुकडोजी महाराज जो यूनिवर्सिटी है, वहीं से मैंने भी अपना अध्ययन किया है। मैंने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किए हैं मैंने सब वहीं से किए हैं। मैं तो पेशे से इंजीनियर हूँ, डिफेंस में इंजीनियर था और मैं जब पहले जबलपुर में था, जबलपुर से मेरी पोस्टिंग यहाँ 75 में मैं यहाँ पे आया हूँ नागपुर में। और नागपुर में आने के बाद वहां पे वहाँ के जनरल मैनेजर थे जबलपुर के, उन्होंने कहा था कि मेरे को आपको यहाँ वापस बुलाना है। और पर मैं यहाँ से फिर मेरा जाने का मन नहीं हुआ। नागपुर इतने सुंदर, इतने बढ़िया शहर है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, पर मैं दिल्ली मेरे को पसंद नहीं है, दिल्ली में जाना उचित नहीं समझता। मेरे मन ने कभी कहा नहीं मैं दिल्ली जाऊं। हालांकि मेरा परिवार वहां पे है, सब कुछ है, बहुत बड़ा परिवार है और रिलेटिव्स हैं। एक ही कॉलोनी में बहुत सारे हम लोग एक में रहते हैं। फौज कॉलोनी है, मानसरोवर पार्क, और वो जीटी रोड पे ही है, गाजियाबाद के रोड पे ही है। अरे वाह, गाजियाबाद, नागपुर। और नागपुर शहर ऐसा शहर है जयप्रकाश जी के एक बार जो वहां जाए वहां को छोड़ना नहीं चाहता। बहुत ही प्यारा शहर है। तो मैं चाहती हूँ कि हम आपकी रचनाओं का भी उतना ही आनंद लें जितना कि हम बातों का आनंद लेंगे। तो बातों को हम संक्षिप्त में करेंगे और कविताएं ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि ये श्रृंखला जो हमारी है वो एकल की है। तो आप आज के इस खूबसूरत जो गुलमोहर की मुझे समझ नहीं आता, कई बार मैं सुबह कहूँ कि शाम कहूँ, लेकिन सुबह शाम दोनों जो भी है उसकी शुरुआत आप किस तरह से करना चाहेंगे? माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए सबसे पहले तो मैं मधु जी, मैं अपना एक परिचय, अपने साहित्य परिचय, विधा, मेरी विधा क्या है, मैं क्या लिखता हूँ, उसका एक परिचय मैं सबसे पहले आपको देना चाहूंगा। उचित भी है वो कि मैं क्या लिखता हूँ, आपको भी मालूम हो जाए मैं क्या लिखता हूँ, तो उसी संदर्भ में। और ये इसके पीछे एक छोटी सी घटना है कि मैं दिल्ली में तीनमूर्ति भवन में एक आयोजन था गृह मंत्रालय का, उसमें मैं आमंत्रित था। तो उसमें जो संचालक थे उनका पहला मेरा परिचय उनसे इतना ज्यादा नहीं था। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आपकी विधा क्या है, आप क्या लिखते हैं। जो मैं उनको मैंने जो मन से
जो उसी समय मैंने लिखा वहीं बैठे बैठे जो मेरे नंबर मैंने जो बताया वो मैं आपके सामने सबसे पहले रखना चाहूंगा। जी स्वागत। और कैद में पढ़ूंगा वो, उसका गजल का रूप उसने ले लिया था कि गीत लिखता हूँ गम को भुलाने के लिए, गीत लिखता हूँ गम को भुलाने के लिए, और गजल लिखता हूँ स्वयं गुनगुनाने के लिए। गीत लिखता हूँ गम को भुलाने के लिए, गजल लिखता हूँ स्वयं गुनगुनाने के लिए। के लोरियां भी लिखे हैं बहुत मैंने, लोरियां भी लिखी हैं बहुत मैंने, अपनी जगती आंखों को सुलाने के लिए, अपनी जगती आंखों को सुलाने के लिए। और कहानियां भी लिखी हैं अनेकों मैंने, कहानियां भी लिखी हैं अनेकों मैंने, अपने नाती पोतों को सुनाने के लिए, बस अपने नाती पोतों को सुनाने के लिए। और लिखकर भजन गाता हूं तन्मय होकर, लिखकर भजन गाता हूं तन्मय होकर, अपने आराध्य को रिझाने के लिए। साधना चैनल पर बहुत सारे मेरे आयोजन आ चुके हैं पर, और मैं एक साहित्यिक संस्था से भी जुड़ा हुआ हूं कि लिखकर भजन गाता हूं तन्मय होकर, सिर्फ अपने आराध्य को रिझाने के लिए। और कविताएं तो लिखता हूं अक्सर रोज में, कविताएं तो लिखता हूं अक्सर रोज में, अपनी बीमार पत्नी को सुनाने के लिए, अपनी बीमार पत्नी को सुनाने के लिए। मेरी वाइफ 3 साल से बिस्तर पर है, उनकी सेवा में रहता हूँ, उनके पास ही बैठता हूँ, उनके पास ही रहता हूँ, वहीं सोता हूँ, उनकी सेवा में हूँ। तो कविताएं तो लिखता हूँ अक्सर रोज में, अपनी बीमार पत्नी को सुनाने के लिए। और व्यंग भी लिखे हैं बहुत मैंने मगर खुद पर, व्यंग भी लिखे हैं बहुत मैंने मगर खुद पर, न कि औरों को दिल को चुभाने के लिए। व्यंग किसी चीज को पेनिट्रेट करने के लिए होता है, तो व्यंग भी लिखे बहुत मैंने मगर खुद पर, न कि औरों के दिल को चुभाने के लिए। और हास्य लाऊं भी तो लाऊं कहां से मित्रों, हास्य लाऊं भी तो लाऊं कहां से मित्रों, इस कोरोना ने कुछ छोड़ा ही कहाँ है मुस्कुराने के लिए, इस कोरोना ने कुछ छोड़ा ही कहाँ है मुस्कुराने के लिए। और मैं लिखता हूँ सिर्फ अपने श्रोताओं की खातिर, मैं लिखता हूँ सिर्फ अपने श्रोताओं की खातिर, न कि आयोजकों से मोटी रकम भुनाने के लिए, न कि आयोजकों से मोटी रकम भुनाने के लिए। और जितना भी लिखा जाए कम है जय उन शहीदों पर, जितना भी लिखा जाए जय कम है उन शहीदों पर, जो हो गए न्योछावर भारत माँ को बचाने के लिए, जो हो गए न्योछावर भारत माँ को बचाने के लिए। ये मेरी एक मैंने अपना विधा का परिचय आपके सामने रखा। सच में बहुत सुंदर जयप्रकाश जी। और मैं कहना चाहूंगी कि जो कहते हैं ना, जो काव्य स्वांत सुखाए के लिए लिखा जाए वही सब सर्वाधिक सुंदर काव्य होता है, क्योंकि जिसमें खुशी मिले, सकारात्मक होता है वो। जी 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 जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत लगता है। अभी मैं आप अगर आज्ञा दे तो मैं पहले, जैसे आपने मैंने कहा व्यंग भी लिखता, एक छोटा सा व्यंग आपके सामने अगर रख दूं। बिल्कुल, बहुत ही बहुत। हाँ, एक छोटा सा व्यंग मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, पर इसके लिए हमको पौराणिक युग में यात्रा करनी पड़ेगी। जी जी, मैं आपको ले चलता हूँ भगवान राम के समय में ले चलता हूँ। मैं वहां से अपनी बात शुरू करता हूँ। जब भगवान राम शबरी की कुटिया में पधारे तो उस समय का दृश्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एक बार फिर राम लक्ष्मण सहित शबरी की कुटिया में पधारे, एक बार फिर राम लक्ष्मण सहित शबरी की कुटिया में पधारे। शबरी ने फिर आंसुओं से प्रभु के चरण पखारे। अंतर केवल इतना था कि उस समय के शबरी के आंसुओं में प्रभु मिलन की मिठास थी, आज यातनाओं की टीस है। उस समय की शबरी के आंसुओं में प्रभु मिलन की मिठास थी, आज यातनाओं की टीस है। उस समय की शबरी सच्ची राम भक्ति, आज की शबरी केवल चौपीस है। बेरों से भरी डलिया को शबरी ने प्रभु के सम्मुख रखा, परंतु प्रभु हैरान थे क्योंकि शबरी ने एक भी बेर नहीं चखा, शबरी ने एक भी बेर नहीं चखा। आज लक्ष्मण भी सोच रहे थे, रह रहकर अपने बालों को नोच रहे थे, कब शबरी बेरों को चखेगी, कब केवल मीठे बेर ही हमारे सम्मुख रखेगी। और रामायण में ये उद्यत किया गया है, रामायण में आपने पढ़ा होगा कि जब भगवान राम शबरी के झूठे बेर खा रहे थे तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा था कि इनके झूठे बेर खा रहे। परंतु आज बदलता परिवेश है, मैंने इसका शीर्षक भी बदलता परिवेश दिया है कि आज लक्ष्मण भी सोच रहे थे, रह रहकर अपने बालों को नोच रहे थे, कब शबरी बेरों को चखेगी, कब केवल मीठे बेर ही हमारे सम्मुख रखेगी। मुस्कुराते हुए प्रभु ने शबरी से कहा, शबरी तुमने तो हमको झूठे बेर खिलाए थे,
तभी तो हम अछूतो आए थे। तुमने तो हमको झूठे बेर खिलाए थे, तभी तो हम अछूतो उद्धारक कहलाए थे। क्या आज तुम अपने उस प्रण को नहीं रखोगे? क्या हमें खिलाने के पूर्व एक भी बेर नहीं चखोगे? क्या हमें खिलाने के पूर्व एक भी बेर नहीं चखोगे? सबरी बोली, प्रभु वो जमाना तो राक्षसों का जमाना था, आज मनुष्यों का जमाना है। उस समय तो आपको मनुष्यों को राक्षसों से बचाना था, प्रभु आज तो मनुष्य को मनुष्य से बचाना है। और प्रभु इस मिलावट, इस मनुष्य की बुद्धि तो ऐसी भरमाई है कि इस मनुष्य ने मनुष्य के खाने में गाय की चर्बी मिलाई है। अतः प्रभु मिलावट के इस युग में ये जोखिम मैं कदापि नहीं उठाऊंगी। मिलावट के इस युग में ये जोखिम मैं कदापि नहीं उठाऊंगी। पहले बेर आपको खाने होंगे तभी मैं खाऊंगी, पहले बेर आपको खाने होंगे तभी मैं खाऊंगी, पहले बेर आपको खाने होंगे तभी मैं खाऊंगी। क्या ये सुंदर, एक क्या बड़ी सुंदर व्यंग्य है। मैंने इतना सुंदर व्यंग्य पहले कभी नहीं सुना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मैंने एक प्रयास किया भगवान राम बहुत शब्द ही के माध्यम से वहां तक पहुंचने पर मिलावट के उसमें जी मैंने इसको लिया था और जी जी, बदलता परिवेश मैंने इसका शीर्षक दिया था। और बहुत ही अब सुंदर। आप अगर मेरे को आज्ञा देंगी तो मैं कुछ मुक्तक, सामाजिक मुझसे और आज्ञा ना पारिवारिक मांगे, मैं आपके समक्ष कुछ नहीं हूँ जो मैं आपको आज्ञा दे सकूं। देखिए, आपसे आज आपसे विनती करती इस हूँ। आयोजन की संचालिका आप हैं, आपसे अनुमति बहुत ही आवश्यक है और उसे जाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आप चाहेंगे मैं उस तरह से करूंगा। नहीं, समय की आप आप वो ना समझे, अगर आपको समय रहेगा तो मैं, मेरे को कोई इसमें कोई व्यवधान नहीं है, जी समय ज्यादा भी जी होगा तो कोई बात नहीं है जी, ज्यादा कि होगा तो भी ठीक है, लेकिन आप ने जैसा कहा कि आप अपने मन का सुनाइए जो आपको अरे सुनाना कोई है। बात नहीं, जी नहीं कोई बात नहीं। मैं कुछ सामाजिक मुक्तक आपके सामने पहले रखना चाहूंगा जी कि पहला मुक्तक सकता हूं कि कैसा है ये अजब सिलसिला, आदमी ने आदमी को छला। कैसा है ये अजब सिलसिला, आदमी ने आदमी को छला। ये तो केवल खुदा जानता, कैसे होगा अब इसका भला। अगला मुक्तक रखता हूं आपके दरबार में। एक अजब सी घड़ी आ गई, रुत कैसी यहाँ छा गई। एक अजब सी घड़ी आ गई, रुत कैसी यहाँ छा गई। आंख जब भी किसी से मिली, जाने खुद क्यों वो शर्मा गई। आंख जब भी किसी से मिली, जाने खुद क्यों वो शर्मा गई। आज हमारा आचरण, आज हमारे व्यवहार मधु जी ऐसे हो गए हैं कि हम जी एक दूसरे से निगाह मिलाने में भी शर्म हमको लगती है, आंखें चुराने लगे हम लोग, ऐसा जी समय आ गया है। और अगला मुक्तक एक परिवार का मुक्तक, पारिवारिक मुक्तक रखता हूं कि भाई भाई का दुश्मन बना, बाप बेटे पे बोझिल बना। भाई भाई का दुश्मन बना, बाप बेटे पे बोझिल बना। नाव को खुद डुबो कर यहाँ, दुश्मन खुद ये साहिल बना। नाव को खुद डुबो कर यहाँ, दुश्मन खुद ये साहिल बना। एक और नाजुक सा मुक्तक जरूर रखना चाहूंगा जिसको मैंने जी दहेज पर लिया है, मैं जी आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा कि आग कैसी है फैली यहाँ, दुल्हन धन की है थैली यहाँ। आप अच्छी तरह परिचित हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में तो विशेष रूप से दहेज जी की प्रथा बहुत ज्यादा होती
कि आग कैसी है फैली यहाँ, दुल्हन धन की है थैली यहाँ, कच्चे धागों से बंधी प्रीत ये, दहेज से अब है मैली यहाँ, कच्चे धागों से बंधी प्रीत ये, दहेज से अब है मैली यहाँ। आखिरी मुक्तक, जिस आदमी के बारे में भगवान राम तक के पास मेरे को जाना पड़ा, उस आदमी की फितरत कैसी हो गई है, उस पर एक मुक्तक रखना चाहूंगा जरूर मधु जी। जी स्वागत। आदमी से डरा आदमी, खुद से खुद ही मरा आदमी, आदमी से डरा आदमी, खुद से खुद ही मरा आदमी, खुद को खुद पर भरोसा नहीं, ऐसा है सिर्फ आदमी, खुद को खुद पर भरोसा नहीं, ऐसा है सिर्फ आदमी। ये कुछ मुक्तक मैंने आपके चरणों में रखे, और इसके बीच में आप अगर कुछ और बोलना चाहेंगे जरूर आप बिल्कुल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पूछिए। मैंने अपने बारे में आपको नागपुर के बारे में बता दिया। जी। और तो आपने मुझे बताया कि आप डिफेंस से संपर्क रखते, डिफेंस विद सेवानिवृत्त हुए हैं। तो मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ जो एक सिविलियन लाइफ और आर्मी की जो लाइफ होती है उसमें बहुत अंतर होता है, एकदम अलग थलग रहते हैं हमारे जो डिफेंस के लोग हैं। तो आपको क्या, आपको सेवानिवृत्ति के पहले और सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन में कुछ विशेष अंतर, कुछ अगर आपको महसूस हुआ है क्या? पहली बात तो मधु जी ये है कि हम लोग डिफेंस में होते हुए भी सिविलियंस में जरूर आते थे। मैं राजपत्रित अधिकारी पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और मैं अम्युनिशन का क्वालिटी कंट्रोल देखता था। जी, क्वालिटी कंट्रोल जो अम्युनिशन का होता है वो मैं देखता था। तो अपना जो इसका बोफोर्स का इसका जो अम्युनिशन बना है सब नागपुर का, आपने जो पिछले युद्ध में 65 के युद्ध में देखा होगा, वो सब यहीं का अम्युनिशन था, पीले वाला जितना भी आपने टीवी पे देखा होगा जी। तो मैं यहाँ पर था, तो मेरे को पहले से लिखने का वो तो मेरी को धुन थी। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे को मशीनों की आवाज से, मशीनों की गड़गड़ाहट से, मशीनों पे चलने से, वहां से भी मेरे को संगीत सुनाई देता था। और मैं अपने आप में ऐसा खोया रहता था। कई बार मेरे सीनियर ऑफिसर्स, एक बार मेरे जनरल मैनेजर मेरे सामने आके बैठ गए मेरे टेबल पे, और मैं अपने ध्यान में मस्त हूँ। मैं किसी प्लॉट के ऊपर, किसी रचना के ऊपर, किसी सर्जन के प्लॉट पर सोच रहा था, वो सामने आके बैठ गए और मेरे को कुछ भी ध्यान नहीं है, मैं इतना उसमें गायब था। उन्होंने नॉक किया, कभी मन ऐसा ही होता है अपनी सारी उन्होंने नॉक किया, वही कहाँ खो गए, और उसके बाद फिर देखा, उनसे बातचीत हुई। तो उस समय मेरे को बड़ा ये धुन थी कि मैं लिखता था, और ये अपने मेन मेरा जो उद्देश्य था, हिंदी भाषा को, तकनीकी क्षेत्र में हिंदी भाषा को कैसे बढ़ाया जाए, ये मेरा उद्देश्य था। मैं दिल्ली की एक संस्था थी जो गृह मंत्रालय से संबंधित थी, केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद, ये गृह मंत्रालय एक सहायक संस्था थी जो हिंदी के बढ़ावे को, हिंदी में कहाँ रुकावट आ रही है, कैसे कैसे, उनसे जुड़ा हुआ था। उसका भी मैं सह सचिव रहा हूँ अपने, मैंने सचिव और अध्यक्ष दूसरों को ही बनाया आगे बढ़ाने के लिए। और हिंदी का अधिकतर कार्य मैं देखता था, कार्यान्वयन हिंदी को कैसे तकनीकी कार्य में कैसे उसको लगाया जाए, वो सब मैंने ये कार्य यहाँ पर की है। और बहुत सारे नोटिफिकेशंस वगैरह जो भी थे गृह मंत्रालय में बहुत सारे गए हैं, गृह मंत्रालय के बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूँ, और वो मोस्टली मेरे को जानते थे इस बात पे। तो मैं से जुड़ा हुआ हूँ।
और मैं सर्जनी में लगा रहता हूँ अपना। जी जी, बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो सिर्फ कविताओं के और सिर्फ कहानियों की भाषा नहीं रहनी चाहिए, उसको तकनीकी से, उसको विज्ञान से जोड़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने दिन प्रतिदिन के सारे कार्य हिंदी भाषा में कर पाए। और अभी अभी जी शायद कल परसों में ही मैंने न्यूज़ में देखा है कि हमारे अभी जो मेडिकल बुक्स आने लगी हैं, जो जी 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 उसके, वो भी हिंदी भाषा में आ रही, तो बड़ा ही हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारी हिंदी जी भाषा को उस का जो उचित सम्मान है वो मिलने के लिए प्रयास जारी है। तो बहुत ही ये खुशी की बात है। और हम आपसे ज्यादा से ज्यादा कविताएं भी सुनना चाहेंगे, तो हम अपनी वाह बातचीत वाह को वाह। संक्षिप्त रखते हुए आप जी जी आगे जी कुछ सुनाइए। जी। जी मैं एक और रचना आपके सामने, मैं अपने एक मन की पीड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ, जी जी क्योंकि जी, मैं अवश्य। मधु जी संवेदना का कवि हूँ। जी संवेदनाएं लिखता हूँ, अक्सर लोगों की जी संवेदनाएं लिखता हूँ, और देश प्रेम का कवि हूँ, देश की जी बारे में लिखता हूँ। जी तो जब अगर कुछ ऐसी घटना भारत माता के में हो जाती है तो वो बहुत तीस होती है उससे। एक रचना जी आपके सामने जरूर मैं रखना चाहूंगा उस विषय पर, जो आपने भी उसको देखा होगा। बिहार विधानसभा के अंदर 15 अगस्त को जो हुआ, वो एक सज्जन ने जो वहां गुस्ताखी की, वो मेरे को बहुत तीस मेरे को पहुंचा गई, और मैंने उसके ऊपर मेरे को लिखना पड़ा। और मैंने अपने अंतर के कवि से लिखा, बोल कहा जी, कुछ, बोलने की मेरे को वो भी नहीं है, मैं उनको क्यों बोलूं, मैं अपने अंतर के कवि से लिखूं, और किसी और को प्रेरणा लेनी है ले सकते हैं कि उलझे कहाँ हो कुंतलों में, लटों में। आजकल श्रृंगार का बहुत ज्यादा वो चल रहा है, श्रृंगार की वो है कि उलझे कहाँ हो कुंतलों में, अब तो निकल कर बाहर आओ। उलझे कहाँ हो कुंतलों में, अब तो निकल कर बाहर आओ। हो चुका श्रृंगार वर्णन, अब तो यकीनी गीत गाओ। हाँ हो चुका श्रृंगार वर्णन, अब तो यकीनी गीत गाओ। के शान में माँ भारती की गुस्ताखियां जो कर रहे हैं, शान में माँ भारती की, मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप विदेश में जरूर हैं, परंतु अपनी आपको माँ भारती पर बहुत गर्व है। आप उसको अपने दिल में बसा कर रखते हैं, ये मेरे को जी अच्छी तरह मालूम है। वहां रहते हुए भी आप ये हैं, ये शान में माँ भारती की गुस्ताखियां जो कर रहे हैं, और है अब मन में टीस बहुत, आराम से वो फिर रहे हैं। और कर मुकर्रर उनकी सजा को, कर मुकर्रर उनकी सजा को, माँ भारती का आशीष पाओ। और हो चुका श्रृंगार वर्णन, अब तो यकीनी गीत गीत गाओ। का। हो चुका श्रृंगार वर्णन, अब तो यकीनी गीत गाओ। के राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज तिरंगा, राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज तिरंगा, है शान भारत भारती की, है शान भारत भारती की। और कैसे कहा सहा तुमने उसे, कैसे सहा तुमने उसे, जो उठा नहीं शान में माँ भारती की, भारती के। जो उठा नहीं शान में माँ भारती की। कि जिसने उसी समय पे एक पाकिस्तान का झंडा एक जगह फहराया गया था, कि जिसने पाकिस्तानी झंडा फहराया, उसे पाकिस्तान में फेंकाओ, उसे पाकिस्तान में फेंकाओ। और हो चुका श्रृंगार वर्णन, अब तो यकीनी गीत गाओ। हो चुका श्रृंगार वर्णन, अब तो यकीनी गीत गाओ। सौहार्द का भी कवि हूँ, परंतु जब तीस मन में उठती है तो ये जी सब चीज फिर आना पड़ता है। और समय कभी फिर क्या क्या उठता है कि धमका रहे हैं रोज हमको इस्लाम की देकर, धमका रहे हैं रोज हमको इस्लाम की ये धौंस देकर, धमका रहे हैं रोज हमको इस्लाम की ये धौंस देकर। सबक उन्हें भी सिखा दो जो बैठे हैं उन्हें आगोश लेकर, लेकर। सबक उन्हें भी सिखा दो जो बैठे हैं उन्हें आगोश लेकर। कि समझा किए हम भाई इनको, समझा किए हम भाई हम इनको, हो चुका अब चेत जाओ, हो चुका अब चेत जाओ। और हो चुका श्रृंगार वर्णन, अब तो यकीनी गीत गाओ। गीत का। अब तो जमी के गीत गाओ, अब तो जमी के गीत गाओ। और आखिरी बंद रखता हूं इसका, चेताते हुए उनको कि रहना है यदि सौहार्द से तो, रहना है यदि सौहार्द से तो कानून भी सब मानना है। रहना है यदि सौहार्द से तो कानून भी सब मानना है। और नहीं चलेगी शरीयत कोई भी, नहीं चलेगी शरीयत कोई भी, ये सब भी मन में जानना है।
ये सब भी मन में जानना है। और अब नहीं चलेगी हिकमत कोई भी, अब नहीं चलेगी हिकमत कोई भी, अकल ठिकाने पर अब लाओ, हो चुका श्रृंगार वर्णन, अब तो यकीनी गीत गाओ, हो चुका श्रृंगार वर्णन, अब तो यकीनी गीत गाओ। तो ये मेरी एक टीस थी जो मैंने जी। आपके सामने की। और ये और टीस सिर्फ आप ही की नहीं है, ये हर उस देशवासी की टीस है जो अपने सामने रोज ये इस तरह की घटनाओं को होते हुए देखता है। और इसके जी पीछे सिर्फ एक ही मुझे तो जो निहित स्वार्थ हो लोगों के, वही सिर्फ एक कारण मुझे नजर आता है। अदरवाइज हम तो इतने लाइक पूरे विश्व को हम अपना मानते हैं। जी हर धर्म में हमें को हम उतना ही सम्मान देते हैं जितना कि दूसरों को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुद को करते हैं। लेकिन अपने ही धर्म पे अभिमान ना होना ये तो कोई बात नहीं है। अपनी ही कोई भाषा बात पे अभिमान ना होना, अपने देश पे अभिमान ना होना, अपने नेताओं पर अभिमान ना होना। लेकिन वही है कि नेताओं पर अभिमान करने के लिए नेताओं को उस काबिल होना भी पड़ेगा। और ये बड़े इसके ही पीछे खुशी की मतलब बात। राजनीति जो है वो जी इसकी, आपने बिल्कुल सच कहा, आपने इशारे से कहा, परंतु राजनीति इसके लिए जिम्मेदार है और वही बिल्कुल, सब कर रहे हैं और वो अपने ही लोग कर रहे हैं, अपने ही नहीं लोग तो कर। ये होना संभव नहीं है। जी अभी जो है मैं फिर और एक एक गीत और मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देश जी प्रेम का गीत रखता हूँ जी आपके जी, सामने। बहुत बहुत स्वागत। इस जग में जो कुछ होता है सो होता है, इस जग में जो कुछ होता है सो होता है, पर कुछ ऐसा भी होता है इस दुनिया में जो केवल मेरे भारत में रक्त ही में होता होता है। है, जो केवल मेरे भारत में ही होता है। इस जग में जो कुछ होता है सो होता है, पर ऐसा भी होता है कुछ इस दुनिया में जो केवल मेरे भारत में ही होता है। जा गोरी के पद कमलों में पायल बाजे, जा नारी के मस्तक ऊपर बिंदिया साजे, जा गोरी के पद कमलों में पायल बाजे, जा नारी के मस्तक ऊपर बिंदिया साजे, जा मुस्कुराहट ही होता है नित होठों का गहना, जहाँ जहाँ दुल्हन के हाथों में खन खन कंगना बाजे, ये केवल मेरे भारत में ही होता है, ये केवल मेरे भारत में ही होता है, ये केवल मेरे भारत में ही होता है। अगला एक और दृश्य आपके सामने रखता हूं। जहाँ बच्चे की किलकारी से ममता जागे, जा रंबाहट सुन बछड़े की गैया भागे, जा बच्चे को कर याद भर आए छाती, जा हर माँ को अपना बेटा काना सा लागे, ये केवल मेरे भारत में ही होता है, ये केवल मेरे भारत में ही होता है। अगला बंद रखता हूं आपके दरबार में। जहाँ पेड़ और पौधे भी पूजे जाते हैं, जहाँ पाषाणों पर भी हम फूल चढ़ाते हैं, जहाँ पेड़ और पौधे भी पूजे जाते हैं, जहाँ पाषाणों पर भी हम फूल चढ़ाते हैं, जहाँ पावन सी बहती है गंगा मैया, जा गाय को पूज्य मान कर माता कहते हैं,
ये केवल मेरे भारत भारत में में ही ही होता होता है। ये केवल मेरे भारत में ही होता है। और आखिरी बंद इस गीत का आपके सामने रखता हूं, आपके दरबार में। जहाँ सैनिक जब जाता है सीमाओं पर, देश प्रेम चढ़ जाता है उन माओं पर। जब सैनिक जब जाता है सीमाओं पर, देश प्रेम चढ़ जाता है उन माओं पर। कर तिलक विदा करती है लेकर दीपक, जा बेटा मुझे भरोसा है तेरी माँ भावों पर। ये केवल मेरे भारत में ही होता है। 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 देश बहुत प्रेम सुंदर, की बहुत सुंदर। सच में जो हमारा भारत में जो होता है वो सिर्फ भारत में ही होता है, विश्व में और भारत में ही कहीं होता नहीं होता है। और आपने मुझे याद दिला दिया अपनी एक गजल के में मैंने अभी लिखी थी, उसमें मैंने भी हाँ लिखा था, वही भाव दिए थे। माँ को कहे, माँ कहे हम गाय को, माँ कहे हम गाय को, और चांद को जी, मामा कहें। माँ वाह कहे हम गाय को और चांद को मामा कहें। पूजते नदिया जलधि, पत्थर में भी भगवान है। पूजते वाह नदिया जलधि, पत्थर में भी भगवान है। चूड़ियां हाथों वाह, में खनके, वक्त पर तलवार भी। क्या चूड़ियां बात, हाथों क्या में बात। खनके, वक्त पर तलवार भी। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। तो हमारा हिंदुस्तान सच में अपने आप में विरला है। तो क्या बात बहुत है, क्या सुंदर बात आपकी कविताएं। तो इस देश प्रेम के अ, गंगा तो आपने बहाई, उसके बाद और आप हमें क्या सुनाएंगे? है। आप जो भी मेरे को आज्ञा आप, देंगे। मैंने मैं कहा एक आप अपने मन की सुनाइए, आपका मैं मन। एक एक गीतिका आपके सामने रखता हूँ, गजल जी आपके सामने रखता हूँ, जो मैंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर लिखी है। जी सामाजिक कुछ प्रश्न मेरे मन में जो उठे हैं, जी मैंने उन प्रश्नों को इस गजल के माध्यम से कहने का प्रयास किया है। जी अपने आप से, समाज के ठेकेदारों से मैंने वो जी प्रश्न करने का प्रयास किया है अपने गजल के माध्यम से। मैं वो आप आज्ञा दे तो उनको मैं आपके सामने रखता हूँ उसको। कविताएं, गीत, गजल तो बहुत सारे हैं, मैं जी आपको ये रखता हूँ। जी यारो मैं आज फिर एक गजल लेके आ गया। यारो मैं आज फिर एक गजल लेके आ गया। सबको करूं नमन, मैं गजल लेके आ गया। सबको करूं नमन, मैं गजल लेके आ गया। नाजुक बहुत है मेरी गजल, जरा ध्यान से सुनो। नाजुक बहुत है मेरी गजल, जरा ध्यान से सुनो। पूछे हैं कुछ सवाल, गजल लेके आ गया। हाँ पूछे हैं कुछ सवाल, गजल लेके आ गया। पहला सवाल, पहला प्रश्न जो मैंने जी किया समाज जी से, अपने आप से, मैं वो आपके सामने रखता हूं। फुटपाथ पर क्यों आज भी सोते हैं भूखे लोग। फुटपाथ पर क्यों आज भी
सोते हैं भूखे लोग, कुछ खा रहे हैं देश गजल लेके आ गया, कुछ खा रहे हैं देश गजल लेके आ गया, यारों में आज फिर एक गजल। अगला शेर रखता हूं। नंगे बदन हैं आज भी अबलाओं के अनेक, नंगे बदन हैं आज भी अबलाओं के अनेक, कुछ के अजब लिबास गजल लेके आ गया, कुछ के अजब लिबास गजल। कुछ नंगे इसलिए हैं कि उनके पास वस्त्र नहीं है, कुछ नंगे इसलिए हैं कि वो कम पहनना चाहते हैं। ऐसे लिबास हमारे आज हो गए हैं, हमारे देश में भी वो चीजें आ गई हैं। और अगला वो रखता हूं आपके दरबार में कि मखमली है सेज मगर नींद क्यों नहीं, दुविधाएं इतनी है। मखमली है सेज मगर नींद क्यों नहीं, टूटी है कुछ की खाट गजल लेके आ गया, टूटी है कुछ की खाट गजल लेके आ गया, यारों में आज फिर एक गजल। और एक इशारे से एक शेर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कि पशुओं का चारा बेच के खाता है आदमी, पशुओं का चारा बेच के खाता है आदमी, घोटाले बेशुमार गजल लेके आ गया, घोटाले बेशुमार गजल। और एक दौर अलगाव का, एक दौर आज भी है, अरे बहुत लंबा समय से अलगाव का एक दौर चला इस देश के अंदर, उस पर मैंने एक शेर कहने का प्रयास किया है कि अलगाव की आंधी सी क्यों चल पड़ी समाज में, अलगाव की आंधी सी क्यों चल पड़ी समाज में, छोड़ो ये सब दुराव गजल लेके आ गया, छोड़ो ये सब दुराव गजल लेके आ गया। और एक बहुत ही नाजुक सा शेर मधु जी बन पड़ा है, मैं उस जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। चीजों के भाव आज क्यों अंबर को छू रहे, चीजों के भाव आज क्यों अंबर को छू रहे, मानव के गिरे भाव गजल लेके आ गया, मानव के गिरे भाव गजल लेके आ गया। और एक और फिर एक नाजुक सा शेर मेरे जहन में आ गया है, मैं वो जरूर आपके सामने रखता हूँ। हालांकि अपने संसद की बात है, पर क्योंकि आप मेरे सम्मुख है इसलिए उसको बोल सकता हूँ, दूसरों के सामने, बाहर वालों के सामने नहीं उसको कह सकता। कि संसद में लगती बोलियां सांसद हैं बिक रहे, संसद में लगती बोलियां सांसद हैं बिक रहे, कैसा है ये बाजार गजल लेके आ गया, कैसा है ये बाजार गजल लेके आ गया। मक्ता रखता हूं आपके चरणों में, आपके पटल पर रखता हूं मक्ता, कि हल मिल सके जो आपको जय को भी दे बता,
मेरे जो प्रश्न थे, जी हल मिल सके जो आपको, जय को भी दे बता, पूछे हैं जो सवाल, वाह, लेके आ गया, पूछे हैं जो सवाल, गजल लेके आ गया, यारों में आज फिर गजल। ये बहुत एक गजल सामाजिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने गजल ये लिखी। जी जी। और ऐसे बहुत सारे सवाल हम सभी के मन में हैं, उठते हैं। मन में है, आप जी जानती हैं। हाँ, और जी इसलिए बिल्कुल। इसलिए मैंने आपके सम्मुख ये कहने का साहस जी भी किया, जो साहस भी किया कि क्योंकि आप चीज को समझ सकते हैं। लेकिन वही मैं कहती हूँ कि किसी भी समस्या का जो हल होता है, और जो इतनी कहते हैं ना, मर्ज जितना पुराना हो जाता है उसका इलाज उतना ही मुश्किल होता है। तो मुश्किल हो जाता मुझे लगता है प्रयास जारी हैं, कुछ हर समस्या का तो नहीं, लेकिन कुछ समस्याओं का बिल्कुल हल ढूंढने के प्रयास जारी हैं, और उम्मीद करते बिल्कुल। हैं कि हमारा एक दिन आज सारे मेरा हल देश हमें मिल। इस मामले में काफी उन्नति कर रहा है, काफी प्रगति कर रहा है, हुआ है, क्योंकि जी मन में ये चीज है, चल रही अभी भी है, पर जी प्रयास किया जा रहा है उनको दूर करने जी का। हाँ। और वो आशा है प्रयास जो ही सबसे ज्यादा सराहनीय हैं, और जो जो प्रयास हो रहे हैं उनमें अपना, अगर हम लोग मुट्ठी भर भी उसमें सहयोग कर पाए तो यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। जी जी परंतु साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है, जी और साहित्यकार का ये फर्ज बनता है कि उसको बिल्कुल। जो चीज सामने जरूर जी उसको जी, रखे नहीं नहीं, आपने सामने। बहुत बहुत सुंदर आपकी गजल, और जो सवाल हैं वो सभी के सवाल हैं, वो हम जी सभी उन सवालों को पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। तो बिल्कुल। जी जी देखिए गजल तो गजल है, मैं एक जो बिल्कुल हकीकी उस पर एक जी और आपके सामने एक गीतिका छोटी सी रखना जी, चाहूंगा, बहुत बहुत जरूर स्वागत। रखना चाहूंगा कि जी, आप बता देना मेरे को जब समय आप नहीं, होगा, अभी जब आप अभी चाहोगे। अभी आप एक दो और आपसे सुनेंगे, और उसके बाद विदा लेंगे। जी कि मैं इसको तहत में ही पढ़ता हूँ जी कि रेत से जल मिल सके संभव नहीं, जी, हकीकत के उस पर मैंने इसको लिया है कि रेत से जल मिल सके संभव नहीं, और मौत का हल मिल सके संभव नहीं। वाह, रेत से जल मिल सके संभव नहीं, मौत का हल मिल सके संभव नहीं, और पहुंच दे बढ़ के जो आंसू दीन के, पहुंच दे बढ़ के जो आंसू दीन के, ऐसा आंचल मिल सके संभव नहीं, संभव नहीं। ऐसा आंचल मिल सके संभव नहीं। कि बहुत दिल खूब, की बहुत। बेचैनी को जो हमने कभी, दिल की बेचैनी को हरने के लिए, उसको मिटाने के लिए पता नहीं लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, मदरल पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं वो सब, कि दिल की बेचैनी को जो हर ले कभी, ऐसी पायल मिल सके संभव नहीं, अब नहीं। ऐसी पायल मिल सके संभव नहीं। आप कितने भी नृत्य, कितने भी नृत्यालय चले जाओ, ऐसी पायल मिल सके संभव नहीं। और व्यर्थ की गपशप में जो पल जा चुके, व्यर्थ की गपशप में जो पल जा चुके, आज वो पल मिल सके संभव नहीं, संभव नहीं। आज वो पल मिल सके संभव नहीं, आज वो पल मिल सके संभव नहीं। और बह न पाए आंसुओं में भी कभी, बह न पाए आंसुओं में भी कभी, ऐसा काजल मिल सके संभव नहीं, ऐसा काजल मिल सके संभव नहीं। और आखिरी शेर रखता हूं इस गीतिका का आपके सामने, कि जान कर नंगे हुओं को ढक सके, जानकर नंगे हुओं को ढक सके, ऐसी मलमल मिल सके संभव नहीं, नहीं, ऐसी मलमल मिल सके संभव नहीं। और मक्ता रखता हूं आपके दरबार में जी, कि दूसरों की पीर से व्याकुल हो जो, दूसरों की पीर से व्याकुल हो जो, जैसा पागल मिल सके संभव नहीं, संभव नहीं। जैसा बहुत सुंदर। पागल मिल सके संभव नहीं। और मौत का हल मिल सके संभव नहीं, मौत का हल मिल सके संभव नहीं। और ये मैंने आपके सामने एक रखे, एक गीतिका ही रखी, जी परंतु मैं आपके सामने और एक गीत रखना चाह रहा था, मैं रखता हूं आपके सामने एक गीत, क्योंकि मैं आपको मालूम है, मैंने पहले आपको बताया कि संवेदनाओं का मैं
जी लेखक हूँ, लिखता हूँ, संवेदन हूँ, कवि हूँ, लोग ऐसा मानते हैं। मैंने एक और आपका गीत आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर एक छोटी सी जी गजल रख के आप चाहेंगे समाप्त करेंगे फिर। जी 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 मैं अनुनायक हूँ पीड़ाओं का, मैं अनुगायक हूँ पीड़ाओं का, लोगों की पीड़ा गाता हूँ। मैं अनुगायक हूँ पीड़ाओं का, लोगों की पीड़ा गाता हूँ। भूल सभी पीड़ाएं अपनी, औरों की पीड़ा गाता हूँ। भूल सभी पीड़ाएं अपनी, औरों की पीड़ा गाता हूँ। बंद रखता हूँ। जी नहीं लालसा, नहीं रही लालसा कभी मेरी, मैं सारी सुख सुविधाएं पाऊं। नहीं रही लालसा कभी मेरी, मैं सारी सुख सुविधाएं भोगूं। कोई सुख यदि नहीं मिला तो जीवन की मर्यादाएं लांघूं। कोई सुख यदि नहीं मिला तो जीवन की मर्यादाएं लागू। दीनों की सेवाओं के सम्मुख, मैं सारे वैभव ठुकराता हूँ। औरों की भूल सभी पीड़ाएं अपनी, औरों की पीड़ा गाता हूँ। भूल सभी पीड़ाएं अपनी, औरों की पीड़ा गाता हूँ। दीनों का रहे स्वाभिमान सलामत, मान प्रतिष्ठा सब तुम्हें मुबारक। गरीबों के लिए, जो आम आदमी है उसके लिए मेरे बिना लिखे उसके बगैर रहा नहीं जाता कि दीनों का रहे स्वाभिमान सलामत, मान प्रतिष्ठा सब तुम्हें मुबारक। आस्थाओं पर मान टिका हो, उन्हें मिटाना तुम्हें मुबारक। मुबारक। दीनों का दुख हरने की खातिर, घूंट गरल के पी जाता हूँ। दीनों का दुख हरने की खातिर, घूंट गरल के पी जाता हूँ। भूल सभी पीड़ाएं अपनी, औरों की ओके पीड़ा पेड़ गाता लगाता हूँ। हूँ। भूल सभी पीड़ाएं अपनी, औरों की पीड़ा गाता हूँ। अगला बंद रखता हूँ। एक जी गीत में कम से कम 4 बंद तो होते ही हैं, होने जी भी जी चाहिए जी 4 बंद। जी जी खड़े कर डाले प्रासाद अनेकों, तोड़ झोंपड़ी लाचारों की। आपको मालूम है क्या जी कुछ हो सकता है, इस देश में भी हो रहा है, सभी जगह होता है जी कि खड़े कर डाले प्रासाद अनेकों, तोड़ झोंपड़ी लाचारों की। छीना निवाला भूखे नंगों का, लगा श्रृंखला निज व्यापारों की। छीना निवाला भूखे नंगों का, लगा श्रृंखला निज व्यापारों की। भूष विवस्ता संत्रास दीन का, खुले हृदय से मैं गाता हूँ। भूख विश्व भूख विवस्ता संत्रास दीन का, खुले हृदय से मैं गाता हूँ। भूल सभी पीड़ाएं अपनी, औरों की पीड़ा गाता हूँ। भूल सभी पीड़ाएं अपनी, औरों और की पीड़ा पेड़ा गाता खाता हूँ। अगला बंद रखता हूँ। मानवता का धर्म ज्ञात है, कौन पूज्य है मुझे पता है। मानवता का धर्म ज्ञात है, कौन पूज्य है मुझे पता है। मानवता का पाठ पढ़ाया, क्या गौतम नानक की यही खता है। है। मानवता का पाठ पढ़ाया, क्या गौतम नानक की यही खता है। एक सांस का पता नहीं, एक सांस का पता नहीं, कैसे दूजी ले पाता हूँ। बोल सभी पीड़ाएं अपनी, औरों की पीड़ा गाता हूँ। बोल सभी पीड़ाएं अपनी,
औरों की पीड़ा गाता हूँ। और आखिरी बंद रखता हूँ इस गीत का। कर डाला पंथों का विभाजन, कर डाला पंथों का विभाजन, जाति पाति का कर बंटवारा। कर डाला पंथों का विभाजन, जाति पाति का कर बंटवारा। तुम लेकर धर्मों की आड़ खड़े हो, तुम लेकर धर्मों की आड़ खड़े हो, है सदा सनातन धर्म हमारा। आज धर्मों पर बहुत कुछ हो रहा है, धर्म जी की आड़ में पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। तुम लेकर धर्मों की आड़ खड़े हो, पर सदा सनातन धर्म हमारा। चलो एक सच बतलाता हूँ, चलो एक सच बतलाता हूँ, है माटी ये तन मित गाता हूँ। भूल सभी पीड़ाएं अपनी, औरों की पीड़ा पीड़ा गाता गाता हूँ। भूल सभी पीड़ाएं अपनी, औरों की पीड़ा गाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत और सुंदर आपके ये अब आप भी तो मेरे को कुछ एक सुना दीजिए और कम से कम मेरे को भी जी तो। जी, मैंने आज के कार्यक्रम की शुरुआत भी पिताजी की कविता से शुरू की थी, तो जी। आज तो आपको सुनने का अगर समय होगा तो मैं आपको सुनना चाहूंगी। मैं तो अपनी यहीं कहीं वाह वाह वाह, क्या बात। सुनाती रहती हूँ। देखिए क्या है, जो पिताश्री जी जिस तरह के वो अनुनायक थे, जी जिस चीज को उन्होंने समाज में दिया है, समाज को जो फैलाया है, मैं उन्हीं पीड़ाओं का, उन्हीं जी संवेदनाओं का जी सृजन करता हूँ। मैं जी उन्हीं पर जी लिखता हूँ। श्रृंगार पर मैंने बहुत कम लिखा है, जी श्रृंगार पर बहुत कम लिखा है। श्रृंगार पे लिखने वाले बहुत कुछ है। जी श्रृंगार और प्यार जरूरी है, ऐसा जी नहीं है। जी इसके बगैर प्यार होना भी बहुत जरूरी है, परंतु जी श्रृंगार और प्यार मैंने दूसरों के लिए छोड़ा। मैं संवेदनाएं लिखता हूँ लोगों की। जी मैं जी अपने जो युवा मित्र हैं, जी अपने युवा मित्रों के लिए, मैं अपने आप को अभी भी युवा समझता हूँ, बेशक मैं 75 बिल्कुल वर्ष आप हो युवा चुके हैं। हैं। और मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आप अपने जो आजकल के युवा कवि हैं उनके लिए उनको कोई संदेश देना चाहते हैं क्या? बिल्कुल, आपके मन की मुराद मैं पूरी करना चाहूंगा, या आपने जो पूछा है, आपने जो कहा, मैं जरूर उस चीज को रखना चाहूंगा। अपने युवा मित्रों के लिए कुछ कहना चाहूंगा जी कि दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए, दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए, और गर्दिशों में गुनगुनाना सीखिए। सीखिए। वाह, क्या दर्द क्या में भी मुस्कुराना सीखिए, गर्दिशों में गुनगुनाना सीखिए, और मंजिलें चाहे कठिन हो दूर हो, मंजिलें चाहे कठिन हो दूर हो, हर डगर को आजमाना सीखिए, क्या हर बात है। डगर को आजमाना सीखिए, दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए, और हर अंधेरी राह रोशन हो सके, हर अंधेरी राह रोशन हो सके, प्यार का दीपक जलाना सीखिए। सीखिए। वाह हर अंधेरी राह रोशक हो सके, प्यार का दीपक जलाना सीखिए। और युवा मित्रों की जिंदगी में कुछ चमक यदि चाहिए, जिंदगी में कुछ चमक यदि चाहिए, कंचन सा इसको तपाना सीखिए, क्या कंचन बात। सा सोने सा इसको तपाना सीखिए, दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए, गर्दिशों में गुनगुनाना सीखिए। शेर रखता हूं कि दोस्तों की ना कमी रह पाएगी, मधु जैसे पावन हृदय दोस्त इतने संसार में हैं, दोस्तों की ना कमी रह पाएगी, हर एक को अपना बनाना सीखिए, जी दोस्तों की ना कमी रह पाएगी, हर एक को अपना बनाना सीखिए। और शूल से खाली यदि पथ चाहिए, शूल से खाली यदि पथ चाहिए, फूल के पौधे लगाना सीखिए, क्या शूल बात से कही आप। खाली यदि पथ चाहिए, बहुत सुंदर, शूल के बहुत सुंदर। पौधे लगाना सीखिए, शूल के पौधे लगाना सीखिए। और मक्ता आपके दरबार में हाजिर करता हूं कि ना झुके आंखें शर्म से जय कभी, ना झुके आंखें शर्म से जय कभी, ऐसे कृत्यों से खुद को बचाना सीखिए, सीखिए। ऐसे कृत्यों से खुद को बचाना सीखिए, दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए, गर्दिशों में गुनगुनाना सीखिए, दर्द में भी मुस्कुराना सीखिए।
ये एक मैंने आपके सामने एक वो रखा, एक अपने युवा मित्रों के लिए। और मैं एक गजल और मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जी, एक ये आज के हमारे कार्यक्रम की फिर आखिरी आज प्रस्तुति रहेगी, आखिरी प्रस्तुति रहेगी। मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं समय के साथ हम लोगों को भी ज्यादा खेलता नहीं करना चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और इससे पहले कि आप अपने ये गजल सुनाए, मैं अपने दर्शकों और अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि जयप्रकाश जी आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी जुड़े हुए हैं और अनेकों पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। आपको 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आपको सम्मान प्राप्त हुआ है और देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थाओं से आपको 58 सम्मान पत्र प्राप्त हो चुके हैं और अभी अभी आपको निराला स्मृति पुरस्कार मिला है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार है। महाकवि निराला के नाम का पुरस्कार मिलना, तो बहुत बहुत बधाइयां आपको, बहुत बहुत साधुवाद आपका आज हमारे से। जी, मैं अपना जो नीरज जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ। नीरज जी से काफी आनंद मिला है, उनके साथ बहुत से पटल मैंने शेयर किए हैं। तो मैं चाहता था वो जैसा चाहते थे, वो जो लिखा करते थे उसी परिप्रेक्ष्य मैं एक रचना आपके सामने रखना चाहता था। वैसे मैं चलो एक गजल बाद में देखेंगे, समय रहेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं वो गीत आपके सामने रखना चाहूंगा जो वो चाहते थे। और उसको भी मैंने अपने आपसे ही कुछ कहने का प्रयास किया है, अपने अंतर के कवि से कुछ कहने का प्रयास किया है कि लिख चुके प्यार के गीत बहुत कवि, अब धरती के गीत लिखो। लिख चुके प्यार के गीत बहुत कवि, अब धरती के गीत लिखो। और जगे चेतना हरेपुर में ऐसा कुछ मेरे गीत लिखो। जगे चेतना हरेपुर में ऐसा कुछ मेरे गीत लिखो। कि बहुत लिखा तुमने पद्मावत की मादकता भरी जवानी पर, और बहुत लिखा तुमने हीर रांझे की प्रेम का अमर कहानी पर, और सोनी और महिवाल पर भी कविवर तुमने खूब लिखा। और बहुत लिखा तुमने हीर रांझे की प्रेम कहानी पर छोड़कर ये सब गीत सके नया कोई अब गीत लिखो। छोड़कर ये सब गीत सके नया कोई अब गीत लिखो। जगे चेतना हरेपुर में ऐसा कुछ मेरे गीत लिखो। और अगला बंद रखता हूं, और इस बंद में जिन शब्दों का मैंने उपयोग किया है उनको आप कवि की कल्पना मत समझिए। कि कदली जांगे चुभते कटाक्ष अधरों की आभा पर खूब लिखा। एक प्रेमी जब लिखता है तो प्रेमिका के वर्णन करता है, श्रृंगार का, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखता है वो। कि कदली जांगे चुभते कटाक्ष अधरों की आभा पर बहुत लिखा। और उभरा सीना मदर नयन अंगों की शोभा पर खूब लिखा। और खूब लिखा तुमने प्रेसी के सुंदर कोमल गालों पर। खूब लिखा तुमने प्रेसी के सुंदर कोमल गालों पर। और बल खाती मदमाती चालों पर भी खूब लिखा। बस बहुत पायले खनक चुकी साथी अब भैरव गीत लिखो। बस बहुत पायले खनक चुकी साथी अब भैरव गीत लिखो। और जगे चेतना हरेपुर में ऐसा कुछ मेरे गीत लिखो। जगे चेतना हरेपुर में ऐसा कुछ मेरे गीत लिखो। और गीत लंबाया, आखिरी बंद मैं इसका आपके दरबार में रखता हूँ कि काका की वाहवाही सुनकर तुमने कुंडली खूब लिखी। काका को भी, काका के साथ भी मैंने मन शेयर किया। काका कितने बड़े कवि थे, उनके साथ भी मैं मंच पर। काका की वाहवाही सुनकर तुमने कुंडली खूब लिखी। और प्रकृति प्रेम देख पंथ का तुमने छठा बसंती खूब लिखी। प्रकृति प्रेम देख पंथ का तुमने छठा बसंती खूब लिखी। और बच्चन की मधुशाला पढ़कर लिखा खनकते प्यालों पर। बच्चन की मधुशाला पढ़कर लिखा खनकते प्यालों पर। और महादेवी की लोरी सुनकर तुमने लोरी खूब लिखी। महादेवी की लोरी सुनकर तुमने लोरी खूब लिखी। और आखिरी 2 पंक्तियां मधु जी मैं महाप्राण निराला को समर्पित करना चाहता हूं, जिनके लिए मेरे को सम्मान निराला मिला भी है। कि महादेवी की लोरी सुनकर तुमने लोरी खूब लिखी। पर जो याद दिला दे महाप्राण की, जो याद दिला दे महाप्राण की,
तुम वो विद्रोही गीत लिखो लिखो। और जगे चेतना हरे पुर में ऐसा कुछ मेरे नीत लिखो, जगे चेतना हरे पुर में ऐसा कुछ मेरे गीत लिखो, लिखो। जगे चेतना हरे पुर में ऐसा कुछ मेरे गीत लिखो। और अब बहुत क्योंकि समय का तकाजा है, समय की मांग है, समय जी। हो चुका है, आप अगर आज्ञा होंगी तो आगे मैं कुछ और कहने का प्रयास करता हूँ, नहीं तो यहीं पर मैं विराम। चलिए, आप अपनी आखिरी वो गजल जो आप सुनाने वाले थे उसको और सुनते हैं और उसके बाद अच्छा, फिर इस हाँ, कार्यक्रम वो को भी समाप्त मैंने करें। अपने आप से ही कुछ कहने का प्रयास किया उस गजल के माध्यम से भी, कि लिख गजल कोई ऐसी, मधु जी, जी लिख जी। गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे, हम्म, लिख गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे, हम्म। और मेरी बिटिया मधु की हम शकल सी लगे, अरे वाह, बहुत मेरी बहुत। बिटिया मधु की हम शकल सी लगे, लिख गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे, और मेरी बिटिया मधु की हम शकल सी लगे, के आशार भी हों ऐसे, आशार भी हों ऐसे जो रुखसार पर जुल्फे, आसार आशार भी हों ऐसे जो रुखसार पर जुल्फे, और मतला पूर्णम निगाहों की फसल सी लगे, वाह, मतला पूर्णम निगाहों की फसल सी लगे, लिख बहुत गजल सुंदर। कोई ऐसी गजल सी लगे, गजल सी लगे। और अगला शेर लिखता हूं कि रदीप काफिया कर दे देह को रोशन, रदीप काफिया कर दे देह को रोशन, और बहर भी हो ऐसी कि असल सी लगे, आह, बहर भी क्या हो बात है। ऐसी कि असल सी लगे, बहर भी हो ऐसी कि असल सी लगे। और आखिरी शेर इसका कि चांद की सरजमी सा हो मिसरा उला, आप गजल से जानती हैं, आप सबको पता है, इसलिए मिसरा उला जी क्या है सब आपको बताने की जी आवश्यकता नहीं है, जी। कि चांद सी पुर जमी सी हो मिसरा उला, चांद सी चांद की सर जमी सा हो मिसरा उला, और मिसरा सानी की बंदिश खिले कमल सी लगे, वाह, मिसरा सानी की बंदिश खिले कमल सी लगे, बहुत और सुंदर। बंदिश हो जय मक्ते की कुछ इस तरह, मक्ते पर आ गया, जी। जय बंदिश हो मक्ते की कुछ इस तरह, कि आगरे का ताजमहल सी लगे, आह, आगरे का आह, ताजमहल सी लगे, क्या बात लिख है। गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे, लिख गजल कोई ऐसी जो गजल सी लगे। तो ये गजल मैंने गजल के ऊपर एक ये लिखा, और मुझे आज इतना मैं अपने आप में विभोरित हूँ, ऐसा आपने आज इतना सुंदर ढंग से, इतने सुंदर, इतने सम्मान के साथ, इतने अदब के साथ, इस तरह से कितने मुस्कुराते हुए इस आयोजन को इतना महान बना दिया आज आपने, इसकी कोई मैं इसकी सीमा नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ ये कह नहीं सकता, कोई वर्णन ये मेरे पास नहीं है। ये हमारे और फिर गुलमोहर के का सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ जुड़ पाए, और बड़ा खेद हो रहा है कि आज ये प्रोग्राम हम लाइव नहीं कर पाए तकनीकी समस्याओं की वजह से, लेकिन पूरी रिकॉर्डिंग को कल इसी वक्त में मैं शेयर करूंगी, तो और श्रोताओं से अनुरोध करूंगी कि बिल्कुल, हमारे और साथ जुड़े। जब भी आप कभी आज्ञा देंगे, जी मैं बिल्कुल। हाजिर हो जाऊंगा कभी भी पटल जी पर, जब भी कुछ होगा जी। उस समय हो सकता है लाइव चालू हो। मैं आज्ञा देने, मैं किसी को भी आज्ञा देने की उसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ अनुरोध कर सकती हूँ। और इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम गुलमोहर के गुल की हम समाप्ति यहाँ पर करते हैं। और मैं विशेष रूप से अपने नागपुर शहर वासियों को अपने हृदय की गहराइयों से नमस्कार करना चाहती हूँ। और बहुत सुंदर शहर है नागपुर, इतना शांत और इतना खूबसूरत शहर, और मुझे वहाँ रहने का सौभाग्य मिला, तो ये भी बहुत मेरे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि मैं नागपुर शहर से फिर मैंने 8 अपने जीवन के खूबसूरत साल मैंने नागपुर में बिताए हैं। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम को मैं यही एक बात जरूर कहना चाहूंगा समापन के पूर्व, जी कि शास्त्री जी की याद ना आए, ये तो बहुत ही कठिन कार्य है। शास्त्री जी के अंदर जो विनम्रता थी, जो इतना मैंने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है या जाना है अपने बड़ों से, या अभी जैसे पवार जी ने भी स्रोत बताया, जैसे वो जाना, उनके अंदर जो एक विनम्रता थी, वो विनम्रता
मधुर जी की मधुर आवाज से स्पष्ट झलक हुई है। मैं इस बात से बहुत ही अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आज मैं शास्त्री जी के पावन हृदय बिटिया के सम्मुख में बैठा हूँ और उनको सुन रहा हूँ, उनकी मधुर आवाज को सुन रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। और शास्त्री जी का तो कहने क्या, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं फिर कभी जब मौका होगा, फिर कभी होगा, फिर और नए गीत अवश्य। कुछ आपके सामने रखे जाएंगे। मैं अवश्य। पुराने गीत को कोशिश किया जरूर। बिल्कुल, आप जब भी आगे देंगी तभी मैं जी। विकल्प आ जाऊंगा। मेरा नंबर आपके पास है, सब जी। आपके पास है। जी।